जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। पुराने लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने देखा था यूनिवर्स के बनने का तरीका, यूनिवर्स कैसे बना। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के बाद हमने डिस्कस किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। हमने अर्थ के अंदर क्या क्या है उस बारे में देखा था ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। हमने कुछ डिसकंटिन्यूटीज देखी थी। उन्हीं डिसकंटिन्यूटीज में से कई सारे क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। कई सारे क्वेश्चंस में आज आपके लिए लेकर आया हूं जिनको हम लास्ट में सोल्व करेंगे, जो कि एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो आज हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस में यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे हमने क्या देखा था? यहां पर जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा कंप्लीट हुआ था, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। आज इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 महाद्वीप, 5 समंदर है, 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। वो 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, उन कॉन्टिनेंट्स के बनने के बारे में हमने बात की थी पुराने लेक्चर के अंदर। फिर हमने एक टॉपिक देखा था प्लेट टेक्टोनिज्म। प्लेट टेक्टोनिज्म के अंदर हमने प्लेट के डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, एक नया सेशन, जिसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हम जो ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं उसी ज्योग्राफी की स्टडी का सबसे पहला ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी। और उसी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमने अर्थ देखी, अर्थ का इंटीरियर देखा। और उसी जियोमॉर्फोलॉजी का आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, देखो बेटा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8 to 9 क्वेश्चन सिर्फ इस अकेले एकमात्र टॉपिक से एनडीए की एग्जाम ने 2017 से 2021 के बीच में पूछे हुए। तो हम उन क्वेश्चंस को लगाएंगे पूरे सेशन तक। ध्यान से बने रहिए। इन्हीं क्वेश्चन के पीछे और इसी लेक्चर में जितने भी नोट्स हैं, जो भी पीडीएफ है, वो पीडीएफ और नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं पीडब्ल्यू ऐप पर। पीडब्ल्यू ऐप के अंदर जब आप शक्ति बेच सर्च करोगे तो शक्ति बेच के अंदर आपको ज्योग्राफी के अंदर यहां के जो भी पीडीएफ है आज के लेक्चर का, वो पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी बातें मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का मतलब होता है अर्थ के ऊपर होने वाले मॉडिफिकेशन के फिनोमिनास। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब मॉडिफिकेशन या फिर ऑल्टरेशन, एंड प्रोसेसेस मतलब फिनोमिना। तो अर्थ सरफेस पर होने वाले चेंजेस, किस टाइप के चेंजेस अर्थ सरफेस पर होते हैं? जैसे कि कई जगह पर माउंटेन्स होती है, फिर दूसरी जगह पर देखेंगे तो पठार होते हैं, कहीं पर मैदान होते हैं। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस कैसे हुए, ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? अगर अर्थ की क्रस्ट एक फ्लैट है तो उस फ्लैट सरफेस पर पहाड़, पठार और मैदान कहां से आए, इनके बारे में बात करेंगे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर। कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि अर्थ के इंटीरियर से डेराइव होगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो अर्थ के एक्सटीरियर से डेराइव होगी और अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करेगी। तो चलिए बात करते हैं हम आगे इस बारे में। अर्थ का जो मॉडिफिकेशन है, जो जियोमॉर्फिक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक एंडोजेनिक एंड सेकंड एक्सोजेनिक। आई रिपीट, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वन इज एंडोजेनिक एंड सेकंड इज एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होती है और अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करती है। जैसे आपको यहां पर ये पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ कैसे बना होगा? हमने माउंटेन बनने का रीजन देखा था जब प्लेट आपस में आकर कोलाइड हो रही है। बट प्लेट आपस में क्यों कोलाइड हो रही है? उस कोलिजन का रीजन हमने देखा था द कॉन्वेक्शनल करंट्स ऑफ ऑथर होम्स। कॉन्वेक्शनल करंट में ऑथर होम ने क्या कहा था, एक छोटा सा ब्रीफली रिवाइज करें तो, कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, एम्पल अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो हीट एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाती है तो अर्थ की क्रस्ट को या तो तोड़ देती है या फिर 2 क्रस्ट को पास पास ले आती है। तो किसी फोर्सेस के कारण, किसी फोर्स के कारण होल्ड माउंटेन बनी,
तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होने वाला ऐसा फोर्स जो कि अर्थ के सरफेस को बदल दे। जैसे हिमालय का बनना, हिमालय को हमने और दोस्तों आपने धक्का के नहीं बनाया है कि एनडीए के बैच के सारे बच्चे यूरेशियन प्लेट को धक्का रहे और एनडीए में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स जो है वो इंडियन प्लेट को पुश कर रहे, वो फिर जाकर बना हिमालय। नहीं, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है इंटरनल प्रोसेसेस के कारण, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं, या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो अर्थ के इंटीरियर से डेराइव ना हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर से आए, या फिर किसी दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये प्रोसेस डेराइव होती है। जैसे कि सन। अब सन से किस तरीके से अर्थ सरफेस पर चेंजेस आएंगे? देखो, सूरज से जब रोशनी आती है धरती पर, तो रोशनी क्या इन चट्टानों के ऊपर गिरती है? जब चट्टानों के ऊपर रोशनी गिरती है तो क्या होता है? इन चट्टानों के अंदर पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स टूट जाएंगे। और यहां पर क्या हुए? एक तरफ तो माउंटेन बने एंडोजेनिक फोर्स के कारण, और दूसरी तरफ माउंटेन्स कन्वर्ट हुए प्लेट्यू में वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, डिपोजिशन के कारण। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? उस बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं, दैट फोर्स आर एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होते हैं और अर्थ क्रस्ट के ऊपर या तो रिज बनाएंगे, या ट्रेंच बनाएंगे, या फोल्ड माउंटेन बनाएंगे। बट द एंडोजेनिक फोर्सेस आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द वेरी फर्स्ट लाइन। सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे कि माउंटेन्स का बनना, माउंटेन्स जो बनती है, माउंटेन के बाद प्लेट्यू बनते हैं। कुछ प्लेट्यू जो दो माउंटेन के बीच में होते हैं, उन प्लेट्यूज को हम बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू किस कारण बने? इन्हीं एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। ये माउंटेन और ये माउंटेन, और इनके बीच का जो प्लेट्यू होता है, दैट इज द इंटर माउंटेन प्लेट्यू। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू जो साउथ में हिमालय है और नॉर्थ में कुनलुन शान माउंटेन है, दोनों के बीच में बसा हुआ है तिब्बतन प्लेट्यू। और इसी के साथ ऐसा ही है पामीर प्लेट्यू, और पामीर को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लैंड होता है। इट इज नॉट लाइक अ माउंटेन कि जिसमें एक शार्प एज हो, जिसमें एक कोना हो, जिसमें एक नुकीला एज हो। प्लेट्यू जो होता है वो एक टेबल लैंड की तरह होता है, एक पठार होता है जो प्लेन होता है, जिसके ऊपर आप चल सकते हो, मूव कर सकते हो। तो इसको रूफ से कंसिडर किया गया है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर नोट को। और अगर पामीर नोट ऑप्शन में ना हो तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज तिब्बतन प्लेट्यू। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बोल रहा हूं, भले लिख नहीं रहा हूं, बट ये आपको लर्न होने चाहिए। आप वीडियो को पॉज करो, नोट करो, बट ये आपको याद होने चाहिए। तो कुछ होते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, कुछ होते हैं माउंटेन्स, कुछ होती है रिफ्ट वैली। तो ये सब किस तरीके से बने? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट रेजिडनेस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर रेजिडनेस क्रिएट कौन करते? यही एंडोजेनिक फोर्सेस करते हैं। रेजिडनेस क्या होता है? जैसे एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया के ऊपर आपने एक माउंटेन ला दी, तो ये क्या हो गई? माउंटेन एक तरीके का रेजिडनेस हो गया। पहले क्या था? ये प्लेन था, अब माउंटेन हो गई। तो इट क्रिएट अ रेजिडनेस। अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। वहीं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करेंगे? ये जो माउंटेन बन गई है, इस माउंटेन को धीरे धीरे वेदरिंग करेंगे, इसके मास का मूवमेंट करेंगे, फिर इसका इरोजन करेंगे, फिर डिपोजिशन करेंगे। इट मींस लेवलिंग करेंगे। तो एंडोजेनेटिक फोर्स क्या काम करते हैं? पूरी धरती को बिगाड़ने का, रेजिडनेस क्रिएट करने का। वहीं एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं उसी रेजिडनेस जो बनी है, उस रेजिडनेस को तोड़कर लेवल करने का काम करते हैं दोस्तों एक्सोजेनिक फोर्सेस।
तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की जब बात करेंगे तब लेवलिंग की बात भी करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो इट क्रिएट रिजिडनेस ऑन द अर्थ सरफेस एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस इज, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होता है उन एंडोजेनेटिक फोर्सेस की ऊर्जा क्या होती है, कौन सा बल होता है जो इनको इतनी ताकत देता है कि वो अर्थ के एक्सटर्नल, अर्थ का जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के ऊपर कई सारे माउंटेन बना दे, प्लेट्यू बना दे, रिफ्ट वैली बना दे, अर्थ क्वेक ला दे। ये कौन उसको ताकत देता? इट विज दिस एनर्जी इज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अर्थ के इंटीरियर में होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और आपस में रिएक्शन करने के बाद एम्पल अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट करते हैं एंड दैट हीट एनर्जी विल सीक फॉर द एस्केप। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो बाहर कहां से निकलती है? इन फ्रैक्चर से। और जब वो निकलती है तो अर्थ को डीफॉर्म कर देती है, अर्थ पर चेंजेस ला देती है। सो इट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरी, प्राइमोर्डियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। प्राइमोर्डियल एनर्जी मतलब पहले बात की थी हमने एक नेबुला के बारे में जो अंदर से गर्म था, हमने बात की थी एक टाइनी बॉल के बारे में जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, ऐसे ऐसे हमने अर्थ के कोर की भी बात की थी जहां पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। तो वो कोर के अंदर की जो प्राइमोर्डियल एनर्जी है, दैट प्राइमोर्डियल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। वही प्राइमोर्डियल एनर्जी होती है जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस को जनरेट करती है, जो अर्थ सरफेस पर आकर अर्थ के ऊपर या तो क्रैक्स बनाते हैं, रिफ्ट बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं या फिर प्लेट्यू बनाते हैं। तो ये था एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होते हैं, अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट रिजिडनेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर रिजिडनेस लाते हैं और इनकी एनर्जी का सोर्स है रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड प्राइमोर्डियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। इन्हीं एंडोजेनिक फोर्सेस को हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक एक पार्ट को हम डीप में देखेंगे और ध्यान से अपना फोकस पूरा का पूरा यहां रखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एंडोजेनिक फोर्सेस को हम सिंपली दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम, द डायस्ट्रोफिज्म एंड कैटास्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, एकदम से स्लो मूवमेंट, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे प्लेट का मूवमेंट करना। हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो नेल्स जो बड़े होते हैं ना, बड़े होते 7 दिन बाद दिख जाते हैं पर उनको बढ़ते हुए नहीं देख सकते आप। ऐसे प्लेट्स का मूवमेंट होता है। जब प्लेट्स मूव करती है, मूव करके चली जाती है तो क्या होता है? हिमालय बन गया, बट उसे बनता हुआ नहीं देखा। ठीक है, तो वही जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होते हैं बट जो स्लो फॉर्म में चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, उन स्लो फोर्सेस को हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म इट मींस अ स्लो मूवमेंट। नेक्स्ट, कैटास्ट्रोफिज्म, सडनली इरप्ट होते। सडनली कैसे? जैसे वोल्केनो आ गई, वोल्केनो आपसे पूछ के थोड़ी आई है, फिर धीरे 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 लावा आ रहा है, आराम से थोड़ी देर रुक गया फिर आया तेज, ऐसे नहीं होगा। सडनली इरप्ट आउट होगा, सडनली आउटपोर होगा अर्थ सरफेस के ऊपर, फैल जाएगा। कैटास्ट्रोफिक इवेंट है जिसकी ना तो आपको जरूरत है ना हमें जरूरत है, ना इस धरती को जरूरत है। धरती को तो जरूरत है वोल्केनिज्म के होने की। क्यों? क्योंकि अर्थ पर अगर वोल्केनो नहीं हुए, वोल्केनिज्म नहीं हुआ तो क्या होगा? जो कुकर होता है, कुकर जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, अगर उसमें जो सीटी होती है वो हवा ना निकाले तो क्या होगा? कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो वहीं अगर वोल्केनिज्म अर्थ पर ना हो तो क्या होगा? ये धरती फूट जाएगी। तो धरती की अंदर जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट एनर्जी जनरेट करते हैं वो एनर्जी बाहर इन्हीं वोल्केनो, अर्थक्वेक और इन्हीं स्लो मूवमेंट से आती है, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। तो फिर कैटास्ट्रोफिज्म में पहला वोल्केनिज्म, कि वोल्केनो के अंदर से हॉट मैग्मा का निकलना, बाहर आकर सोलिडिफाई हो जाना। सेकंड, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी सडनली आता, वोल्केनिज्म भी सडनली आता। सो दिस बोथ आर द कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो कि सडनली ओरिजिनेट होते हैं अर्थ सरफेस पर। वहीं दिस वन इज योर डायस्ट्रोफिक इवेंट। डायस्ट्रोफिक मतलब सिंपली स्लो मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक स्लो मूवमेंट, कैटास्ट्रोफिक सडन मूवमेंट। अब डायस्ट्रोफिक को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट, एपीओरोजेनिक या फिर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। अर्थ के इंटीरियर से डोम शेप में लावा निकल के बाहर आए, अर्थ के इंटीरियर से कुछ ऐसे फोर्सेस आए जो कि वर्टिकली ऊपर आ रहे। ठीक है, जैसे लावा निकलना बाहर चाह रहा बट वो निकल नहीं पा रहा, या फिर किसी एरिया पर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा।
सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एपिओरोजेनिक डायस्ट्रोफिज्म। एपिओरोजेनिक में क्या होता है, यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं चलते, यहां पर वर्टिकल फोर्स चलते, अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ और अर्थ के बाहर से इंटीरियर की तरफ। सो ये बिल्कुल स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इट इज इन दिस वे, या तो अर्थ के इंटीरियर से लावा जो होते अर्थ की क्रस्ट को प्रेशराइज करते तो वो एक ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देते, या फिर किसी कंडीशन से अर्थ के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। सो ये भी वर्टिकल हुआ और ये भी वर्टिकल हुआ, दोनों वर्टिकल है, और वर्टिकल फोर्सेस को हमने यहां पर नाम दिया है एपिओरोजेनिक। वही ओरोजेनिक की बात करें या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो ओरोजेनिक का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि माउंटेन बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओरो वर्ड जहां पर भी आ जाता है ज्योग्राफी के अंदर, ओरो ORO, ओरो वर्ड का मतलब हमेशा होगा माउंटेन, उसका सीधा तात्पर्य पहाड़ों से होगा जहां पर ओरो वर्ड यूज होगा। तो यहां पर ओरोजेनिक फोर्सेस या फिर माउंटेन बिल्डिंग। अब ओरोजेनिक फोर्सेस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला कॉम्प्रेशनल फोर्स, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, वो पास आने के कारण कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण जब माउंटेन बनती है, इट इज ऑल्सो अ स्लो मूवमेंट, इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड इट इज अ कॉम्प्रेशनल मूवमेंट। तो यहां पर बनता है कॉम्प्रेशनल फोर्स है फोल्ड माउंटेन, और फोल्ड माउंटेन के साथ साथ यहां पर अलग अलग फोल्ड बनते हैं, और इन फोल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है एनडीए की एग्जाम ने। क्या क्वेश्चन पूछा उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। दूसरा होता है फोर्सेस ऑफ टेंशन। टेंशन कहां फोर्सेस बनते हैं, जहां पर प्लेट डाइवर्ज होती है, जहां पर प्लेट आपस में आकर कोलाइड होती है, इस एरिया पर यहां पर क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन। यहां पर फोर्स कौन सा होगा, कॉम्प्रेशनल फोर्स। वही जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो दूर जाते वक्त जो फोर्स लगेगा दैट इज द टेंशनल फोर्स या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो टेंशनल फोर्स पर कौन सी माउंटेन बनेगी, ब्लॉक माउंटेन। ये गलत लिखा है यहां पर, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, इट इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कहां पर होगा, जहां पर दो प्लेट आपस से दूर जाएगी। एग्जांपल मैंने बताया था सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, दीज बोथ आर द ब्लॉक माउंटेन। वहीं द माइटी हिमालय, जो पहाड़ है हमारे देश का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा, जिसे हम हिमालय कहते हैं, वो हिमालय है एक फोल्ड माउंटेन। व्हाई, बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय द कोलिजन, जो कॉम्प्रेशनल फोर्स से बना है, और ये बना है टेंशनल फोर्स है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, प्लेट वन, प्लेट टेक्टोनिज्म का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था, इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते थे। आप एक बार और उसे चेक कीजिएगा। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, प्लेट ए एंड प्लेट बी, अगर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो यहां पर क्या बनेंगे, माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन। तो इन्हीं फोल्ड माउंटेन को हम, ये जो फोल्ड्स बनते हैं, इन फोल्ड्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करके देखते हैं। जब दोनों प्लेट की पास आने की रफ्तार एक जैसी हो तो यहां पर जो फोल्ड बनेगा दैट इज द सिमेट्रिकल फोल्ड। जानते हो, दिस वन इज योर सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, इसमें जो एक्सियल प्लेन है वो बिल्कुल सेंटर में, समझ में आ रहा। दूसरा, जब फोल्ड कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब एक स्लोप जो है वो जेंटल है और दूसरा स्लोप जो है वो स्टीप है। तो अगर यदि जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप के कारण, तो यहां पर इस फोल्ड को नाम देंगे हम एसिमेट्रिकल फोल्ड। समझ में आया। सिंपली देखो कि जब दोनों प्लेट एक रफ्तार से आई तो क्या, कौन सा फोल्ड बना यहां पर, सिमेट्रिकल फोल्ड, दिस वन, फोल्ड वन। दूसरा, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आई बट एक प्लेट जो थी उसका जो पेस था वो ज्यादा था दूसरी प्लेट के कंपेयर में, तो यहां पर जो फोल्ड बनेगा दैट इज एसिमेट्रिकल फोल्ड। और थर्ड फोल्ड आता है जब दो प्लेट आपस में आती है और फोल्ड ऐसा बन जाता है इंटायरली हॉरिजॉन्टल। जो यहां पर एक्सियल प्लेन मैंने बनाया, ये एक्सियल प्लेन अगर यदि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो, ध्यान देना, अगर ये एक्सियल प्लेन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो तो इसे बोलेंगे हम रिकम्बेंट फोल्ड। तीनों फोल्ड को एक बार और देखो। जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है और वहां पर जो फोल्ड बनता है, अगर दोनों प्लेट के पास आने का जो पेस है वो इक्वल है तो वहां पर बनेगा सिमेट्रिकल फोल्ड। एक पेस ज्यादा तेज आ रही, एक प्लेट ज्यादा तेज आ रही, दूसरी प्लेट थोड़ी धीरे आ रही, तो यहां पर बनेगा एसिमेट्रिकल फोल्ड। और यहां पर
जहां एक प्लेट बहुत तेज आकर कोलाइड हो रही, तो कोलाइड होते से इस टाइप का फोल्ड बन गया, समझ रहे हो, प्लेट के कोलाइड होते से फोल्ड बन गया इस टाइप का, मतलब हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली नजर आ रहा है, इट इज योर रिकम्बेंट फोल्ड। याद रखना, इतने डीप में पढ़ना हमको, ठीक है, तब जाकर हमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रिकम्बेंट फोल्ड है, और इस टॉपिक के अंदर हमसे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप आखिरी तक वीडियो को देखते रहिए। सो फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। तो हमने यहां पर बात की फोल्ड के बारे में, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या फिर कॉम्प्रेशनल फोर्स के अंदर फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन ड्यू टू टेंशनल फोर्स एंड फोल्ड माउंटेन ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। सडन मूवमेंट के अंदर क्या क्या आया हमारा, कैटास्ट्रोफिज्म, जिसमें हमने देखा वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। फोल्ड्स की बात कर ली, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रिकम्बेंट। सिमेट्रिकल में स्लोप दोनों सिमेट्रिकल है, रिकम्बेंट में एक स्लोप जेंटल है, दूसरा स्लोप जो है वो स्टीप है, और यहां पर स्लोप पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल है। तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं इट विल बी दी रिकम्बेंट फोल्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, कि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉडिफाई द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से कुछ एनर्जी ऐसी आती है जो कि अर्थ की सरफेस को चेंज कर दे, दैट एनर्जी इज योर एक्सोजेनिक एनर्जी, और दैट फोर्स इज एक्सोजेनेटिक फोर्स। सपोज करो कि एक एरिया है, उस एरिया के ऊपर सनलाइट गिर रही है, ठीक है, एक पत्थर है, ये पत्थर, ये माउंटेन आप देख रहे हो, इस माउंटेन के ऊपर गिर रही है सन की लाइट। तो सन की लाइट जब यहां पर गिरती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स एक्सपांड होते हैं, और जैसे पार्टिकल एक्सपांड होते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, तो यहां पर हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन होता है तो अलग अलग रूप ले लेता है, जैसे लैंडस्लाइड, रॉकफॉल, अर्थ फ्लो, इस टाइप की चीजें हो जाती, वेदरिंग हो जाती। वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन, जो जियो मटेरियल है वो जियो मटेरियल टूट जाए, तो वहां पर आता है हमारा क्या, एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर से नहीं आया है, ये सूरज की एनर्जी है, जिसने अर्थ सरफेस के ऊपर बनी हुई माउंटेन को रेगुलरली तपा के इतना गर्म कर दिया कि उसके पत्थर टूट टूट के नीचे गिरने लगे। और देखो, अगर पत्थर टूट टूट के नीचे गिर रहे तो पहले क्या हुआ था, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण माउंटेन बनी, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण माउंटेन बनी, और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या हुआ, उस माउंटेन पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण वो टूटकर नीचे गिर गई। तो क्या हुआ, अर्थ सरफेस की क्या हो रही है, लेवलिंग हो रही है, अर्थ सरफेस बराबर हो रहा। पहले अर्थ सरफेस जो था क्या हुआ था, रिजिडनेस बनी थी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण, और वहीं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इस एरिया के ऊपर इस लेवलिंग कर रहे हैं, इसको बराबर कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। धरती और मदर नेचर के पास, खुद के पास इतनी ताकत है कि वो अपने स्वरूप को चेंज भी कर सकती है, उसे मॉडिफाई भी कर सकती है, उसे बिगाड़ भी सकती है, उसे बना भी सकती है, ठीक है। तो रिजिडनेस क्रिएट की थी एंडोजेनिक फोर्सेस ने, और उन्हीं रिजिडनेस को लेवल कर दिया एक्सोजेनिक फोर्सेस ने, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, और वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड प्राइमोर्डियल हीट ऑफ द अर्थ। तो वहां की बात की, ये थे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, याद रखना, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट, वेदरिंग, सेकंड, मास मूवमेंट, थर्ड, इरोजन, एंड फोर्थ, डिपोजिशन। वेदरिंग में क्या होता है, एक माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स के कारण, या तो केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण इस माउंटेन का एक पत्थर टूट जाता है। जैसे ही वो पत्थर टूटा, जैसे डिटेच हुआ, उस डिटेचिंग प्रोसेस को हम नाम देंगे वेदरिंग। और वेदरिंग मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग भी होगी, केमिकल वेदरिंग भी होगी, एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होगी। एक एक को हम देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के अंदर हम बात करेंगे रॉकफॉल। आपने देखे होंगे सड़कों पर जब आप जाते हैं, हाईवे के ऊपर किसी हिल स्टेशन पर जब घूमने जाते हो, तो वहां से बड़े बड़े पत्थर कहां पर पड़े होते हैं, रोड पर, दैट इज दी रॉकफॉल। वो कैसे हुआ,
जो वेदरिंग, जो पार्टिकल यहां पर टूटा था, वो पार्टिकल नीचे गिर गया, उसके मास का मूवमेंट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो लगती है ना धरती की, उस ग्रेविटी के कारण वो चट्टान से टूटा हुआ पत्थर कहां जाकर गिरा? रोड पर। जो लैंडस्लाइड आती है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर, लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, दार्जिलिंग में, इन एरिया पे जो लैंडस्लाइड आती है वो किस लिए आती? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मास मूवमेंट। जैसे ही जो माउंटेन है, माउंटेन किस तरीके से बना? हिमालय। हिमालय इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और उन्हीं एंडोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने काम किया, वेदरिंग की, और उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो एंड रॉकफॉल। क्या होते हैं एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आता इरोजन। जब पार्टिकल टूटकर नीचे गिर गया, पहले क्या हुआ? पार्टिकल टूटा, दूसरा ग्रेविटी की प्रेजेंस में पार्टिकल नीचे गिरा। अब नीचे गिरा हुआ पार्टिकल के ऊपर जब नदियां वहां से बहेगी, जब हवा वहां से चलेगी, तब क्या होगा? वो पार्टिकल नदी और हवा के साथ उनको अपना एजेंट मानते हुए दूसरे एरिया की तरफ चल देगा। अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ रिवर, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ विंड, वो उसके साथ साथ मूव कर देगा। वो जैसे ही उस विंड की एनर्जी खत्म होगी, अभी क्या था कि विंड, छोटे छोटे पत्थर पड़े थे तो तेज बवंडर आया और वो बवंडर उन पत्थरों को अपने साथ उठाकर लेकर गया। तो पत्थर अपने साथ साथ जा रहे उस बवंडर के साथ साथ, बट जैसे ही उस बवंडर की जो ताकत है, उस हवा की जो ताकत है वो कम होगी, वो पत्थर धीरे धीरे सब्सिडाइज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो कहां से निकले थे? यहां से वो पत्थर निकले थे, वो धीरे धीरे यहां जाकर सब्सिडाइज हो जाएंगे। दैट इज डिपोजिशन। मतलब क्या हुआ? इरोजन के अंदर पार्टिकल टूटकर नीचे आया, इरोजन के अंदर जो पार्टिकल टूटा था वो ट्रांसपोर्टेड किया गया हवा, पानी, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स के द्वारा, और उसी जो ट्रांसपोर्ट किया गया उस ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल को लेकर गया लो लाइंग एरिया की तरफ। वो जहां पर लो लाइंग एरिया था, मतलब डिप्रेस्ड एरिया था या फिर मैदान था, उस एरिया के अंदर जाकर वो डिपॉजिट कर दिया गया। वो लास्ट प्रोसेस होती है डिपोजिशन। और डिपोजिशन के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल यहां से इरोड हुआ था, इस पार्टिकल को यहां लाकर अब हमें डिपॉजिट करना है। तो क्या होगा? जो एजेंट इरोड करेगा वही एजेंट डिपॉजिट करेगा। जैसे कि अगर रनिंग वाटर ने इरोड किया है, रनिंग वाटर ने अपने फ्रिक्शनल फोर्स के कारण किसी भी पार्टिकल का जियो मटेरियल तोड़ा है, तो वही रनिंग वाटर यहां लाकर डिपोजिशन करेगा। अगर ग्राउंड वाटर किसी पार्टिकल को पुश करके लेकर गया है, तो वही ग्राउंड वाटर यहां लाकर डिपोजिशन करेगा। अगर ग्लेशियर ने किया है तो ग्लेशियर आगे लाएंगे। सी वेव उसने किया तो सी वेव ही डिपोजिट करेगी। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को उठाया था हवा ने और उसको छोड़ रहा है पानी, आप बैठे थे ट्रेन के अंदर और उतर रहे हो हवाई जहाज से, ऐसा नहीं है। अगर आप पानी के थ्रू गए हो तो आप पानी के थ्रू ही पहुंचोगे। तो यहां पर अगर पार्टिकल जो है रनिंग वाटर उसे पुश करके लेकर जा रहा है, तो रनिंग वाटर ही उसको ले जाकर डिपोजिट करेगा। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग के। वेदरिंग ही था ना हमारा सबसे पहला वेदरिंग। तो इस वेदरिंग की बात करते हैं कि वेदरिंग क्या होता है, कितने तरीके की वेदरिंग होती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन है, एक एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है। नोट्स बनाना, वो जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए उन नोट्स को पढ़ना, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक के अंदर से। तो पहले क्या देखा था हमने? वेदरिंग। तो वेदरिंग के अंदर हम बात करते हैं, वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। मतलब किसी भी चट्टान का टूटना, किसी भी चट्टान का टूटना अलग अलग फोर्सेस के कारण, या तो फिजिकल फैक्टर से टूट जाए वो, जैसे कि सनलाइट का रोज रोज गिरना उससे वो टूट जाए, या फिर वो कोई केमिकल्स के कारण टूट जाए जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होती है, या फिर वो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूट जाए। तो इस तरीके से वेदरिंग को हमने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट के अंदर, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर हम बात करेंगे कि फिजिकली रॉक्स का डिटेचमेंट कैसे होता है, कैसे चट्टानें टूट जाती है। जो माउंटेन, जैसे ये आपको ये दिख रही है माउंटेन, ये टूट गई है। ये क्यों टूटी है? ये टूटी हुई है क्योंकि यहां पर सनलाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो इसके पार्टिकल्स एक्सपांड होते हैं। इस माउंटेन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, सपोज करो ये सब पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने के लिए कंपेल कर रहे, मजबूर हो रहे,
इस सूरज की गर्मी के कारण। तो क्या होगा, जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो दूर दूर जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर सुपर सेचुरेशन आ जाएगा, और सुपर सेचुरेशन से क्या होगा, पार्टिकल्स, पूरे के पूरे पार्टिकल से बना हुआ जो चट्टान है वो चट्टान पूरा का पूरा ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा का पूरा ही टूट जाएगा। तो उसी टूटने के बारे में, उसी डिसइंटीग्रेशन के बारे में यहां पर हम बात करेंगे वेदरिंग के अंदर। वेदरिंग को हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, थोड़ी देर पहले देखा। पहला था फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है कि फिजिकली माउंटेन टूट जाए, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर देखते हैं। अब फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू फ्रोस्ट की बात करते हैं। फ्रोस्ट जानते हो ना, जब पानी बर्फ बन जाता है, जो वाटर होता है, वाटर जब बर्फ बन जाता है तो उसे हम फ्रोस्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये एक चट्टान थी, जो सबसे पहला डायग्राम है हमारा, वहां पर एक माउंटेन है, रेनी सीजन आया, ध्यान से समझना मेरी बात, बारिश का मौसम आया, वो बारिश के मौसम में जो पानी गिरने लगा, वाटर के गिरने के कारण, रेनफॉल के कारण इस माउंटेन के अंदर जो क्रैक्स थे, उन क्रैक्स के अंदर पानी चला गया। वो जैसे इन क्रैक्स के अंदर पानी गया, तो पानी के जाने के कारण क्या हुआ, ये पूरे भर गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। परकोलेशन को हिंदी में बोलते हैं रिसना। पानी जो रिसता है ना, कभी कभी घरों में भी टपकता है, उसी कंडीशन का बता रहा हूं मैं कि इस माउंटेन के अंदर यहां पर आ गया वाटर, और ये जो वाटर यहां पर माउंटेन के अंदर हमें दिखाई दे रहा। अब रेनी सीजन के बाद अगला सीजन आता है विंटर सीजन। और विंटर सीजन में क्या होता है, ठंड लगती है, ठंड लगती है ना, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये जो वाटर है, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ये जो पानी है, ये पानी बदल जाएगा बर्फ में, ठीक है। जब हम वाटर को फ्रीजर के अंदर रखते तो क्या होता हो, बर्फ में बदल जाता है। वैसे वैसे ये जो वाटर था, जो रेनी सीजन में यहां भरा, ये वाटर जब अगले विंटर सीजन तक पहुंचेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। और जैसे वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। कितने टाइम, 9 टाइम, 9%, 9 टाइम नहीं, 9%। जो वॉल्यूम है वाटर की, वो वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है वाटर के कंपेयर में। इसीलिए तो आप जब अपने ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर जब आइस का क्यूब डालते हो, तो आइस का क्यूब ऊपर ही फ्लोट करता है, फिर हम टकराते हैं, चीयर्स करते हैं। तो वही जब ये पानी इसके अंदर जाएगा और ये आइस बन जाएगा, तो आइस बनने के कारण क्या होगा, इसकी वॉल्यूम एक्सपांड होगी। और वॉल्यूम एक्सपांड होने के कारण क्या होगा, यहां पर लगेगा प्रेशर। और जब वाटर की वॉल्यूम एक्सपांड हो रही है, प्रेशर लग रहा, तो प्रेशर के लगने के कारण क्या होगा, ये टूट जाएगी। और टूटने के कारण ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या, पानी गया, दूसरे में वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, और जब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। जो आइस था, आइस की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, और आइस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने के कारण उस आइस ने यहां पर कर दी वेदरिंग। समझ में आया। और इसको हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्यों रखा, क्योंकि बारिश जो है आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर से हो रही है, या फिर बारिश जो है आउट ऑफ द अर्थ से हो रही है, वो एटमॉस्फेयर से हो रही है। यहां पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ये हुआ। समझ में आया ये फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू फ्रोस्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से कैसे वेदरिंग हो सकती है, आप सभी लोग समझ गए। टेम्परेचर लिखते से ही आपके दिमाग में आ गया है कि टेम्परेचर से कैसे वेदरिंग होगी। टेम्परेचर से वेदरिंग होती है दोस्तों, किसी भी एक रॉक होती है, उस रॉक को, या फिर किसी भी एक आयरन की अगर यदि रोड भी है, उस रोड को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसके पार्टिकल्स हमेशा दूर दूर जाएंगे। जो फिजिक्स के टीचर है हमारे, वो बताएंगे आपको इस चीज का क्या कारण होता है। बट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टेम्परेचर देंगे तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर एक्सपांड करेंगे। वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे, और जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बनाते तो क्या होता, अल्टीमेटली वेदरिंग होती है। जैसे इस माउंटेन के ऊपर जब डे लाइट होती है, तो डे लाइट में जब सन से रोशनी यहां पर गिरती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। वहीं रात को जब मून आता है,
जब नाइट का टाइम होता है तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, अगेन पार्टिकल एकदम क्लोज क्लोज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नाइट टाइम में टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो अगेन पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, अगले दिन फिर पार्टिकल दूर दूर जा रहे, फिर अगले दिन पार्टिकल पास पास आ रहे। तो क्या हो रहा है, दिन में दूर दूर जाना, रात में पास पास आना पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे और दिन में दूर दूर जाएंगे तो अल्टीमेटली वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, अल्टीमेटली वहां पर वेदरिंग हो जाएगी। ये पार्टिकल्स जो है ये टूट जाएंगी जब रेगुलरली यही एक्शन चलेगी, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना। तो एक टाइम आएगा पार्टिकल बोल देगा बस दैट इज इट, और जो रोक है वो दो पार्ट में टूट जाएगी। तो इट इज ड्यू टू रैपिडली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, पार्टिकल एक्सपांड होते हैं और यहां पर हो जाती है वेदरिंग। तो इट इज वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में। अब फिजिकल वेदरिंग में यहां पर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, जैसे आपने प्याज देखा होगा, ओनियन, उसमें क्या होता है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो उसके अंदर वाली लेयर को कवर करके दबा के रखती है, फिर उसके अंदर वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर को, उसके अंदर वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर को। तो सब कुछ एक दूसरे को दबाकर बिल्कुल सेंटर तक रखते हैं, कुछ ऐसे। बस ऐसे ही हमारी अर्थ की क्रस्ट की कुछ रोक्स होती है, जो पहली रोक दूसरी रोक के ऊपर प्रेशर देगी, दूसरी रोक तीसरी के ऊपर, तीसरी चौथी के ऊपर, चौथी पांचवी के ऊपर। तो इस टाइप से ये सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। जब फर्स्ट लेयर जो होती है उसकी वेदरिंग हो जाती है टेम्परेचर के कारण, केमिकल के कारण, तो क्या होता है, ये टूट जाती है। और जैसे ये टूटेगी, इसका जो प्रेशर है, इसका जो वजन है, वो वजन जो इसके ऊपर डल रहा था, वजन क्या हो गया, हट गया यहां से। अब जैसे ही रोक नंबर 1, लेयर नंबर 1 का वजन लेयर नंबर 2 से हटा, तो लेयर नंबर 2 के पार्टिकल जो दबे हुए थे वो पार्टिकल्स एक्सपांड हो गए। जैसे प्रेशर हटा, जैसे पार्टिकल्स एक्सपांड होगी तो लेयर नंबर 2 भी टूट जाएगी। और लेयर नंबर 2 का जैसे टूटी तो लेयर नंबर 3 के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स खत्म हो गया, लेयर नंबर 2 टूट जाएगी, लेयर नंबर 3 भी इसी टाइप से, लेयर नंबर 4। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे रॉक की सबसे पहली लेयर टूटी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस टाइप से लेयर्स टूटने लग जाती है। ये इस टाइप का डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो इट इज द वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर, जिसे एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं, रॉक्स के अंदर मिलने वाले मिनरल्स, रॉक होती क्या है, जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर देखा था रॉक्स के बारे में, चेक करना क्या थी रॉक्स। तो रॉक्स के अंदर मिलने वाले मिनरल्स से वो रिएक्ट कर लेते हैं कई सारे केमिकल्स, और उसी रिएक्शन के कारण वो उस रॉक की वेदरिंग कर देते हैं। बट जो रॉक्स की वेदरिंग होती केमिकल्स के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होती है, ये ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाती। इट इजंट गो अप टू दी ग्रेट डेप्थ। जैसे यहां पर हमने देखा पूरी की पूरी टूट गई, बट केमिकल प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर भी इंपैक्ट होगा। जो सरफेस होगी, सरफेस ही टूटेगी केमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और जो केमिकल प्रोसेस है वो हॉट और ह्यूमिड रीजन में ज्यादा होगी। ऐसा रीजन जहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है, जहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा है, तो उस एरिया के अंदर लोहे पर जंग जल्दी लगेगी। और जो लोहे के ऊपर जो जंग लगती, जो रस्टिंग होती है, दैट इज द केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो यहां पर होती है केमिकली वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर हम पहला बात करते हैं कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसी होती है जो हम अर्थ सरफेस से बाहर छोड़ते हैं, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जब वाटर जो होता है वो इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वाटर इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, CO2 प्लस H2। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड से हुई एसिड रेन जब किसी भी रॉक्स के ऊपर गिरेगी, तो रॉक्स के ऊपर गिरने के बाद इस रॉक्स के अंदर के जो वीक पार्टिकल्स है, इन वीक पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाएगा। और तोड़ देने के बाद रॉक की क्या हो जाएगी, वेदरिंग, जिसे कार्बोनेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन क्या होता है कि जब कोई सी रॉक पानी के अंदर पड़ी होती है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। समझ रहे हो, कोई सा पत्थर है जो पानी के अंदर पड़ा है, तो वो पत्थर क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, उस पत्थर की वॉल्यूम एक्सपांड होगी। वॉल्यूम का एक्सपांड होना मतलब पार्टिकल्स का दूर दूर जाना,
वो पार्टिकल्स का दूर दूर जाना मतलब वेदरिंग। तो क्या होगा, हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन के कारण जो पानी के अंदर जो चट्टाने होगी वो चट्टाने वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के कारण वो सारी जो रॉक्स है वो रॉक्स की वॉल्यूम एक्सपांड होगी, और जैसे उन रॉक्स की वॉल्यूम एक्सपांड होगी तो एक्सपांशन के कारण ये जो रॉक्स है इन रॉक्स की वेदरिंग हो जाएगी, और इस टाइप की वेदरिंग को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। याद रखना, एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी थी, व्हाट इज दी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है। तो हाइड्रेशन के बारे में एनडीए की एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2019 में, तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। बाकी उन्होंने वहां पर जो ऑप्शंस थे उनमें प्रोसेसेस दी थी कि इसे कार्बोनेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, फिर हाइड्रेशन। अब आपको समझ में आ गया कि द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपांड, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे वो एक्सपांड होते हैं तो उसी एक्सपांशन के साथ साथ यहां पर वेदरिंग होती है, और उसी वेदरिंग को हम हाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल समझाने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि जब लोहे की रोड या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल की जो फेरस हो नेचर के अंदर, उस वो पार्टिकल जब किसी रॉक्स के अंदर हो, और वो मिनरल जब रॉक के अंदर हो, और वो रॉक्स जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ह्यूमिडिटी से रिएक्ट करता है, तो इस टाइप की जंग आ जाती है, एंड इट इज ए काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो ऑक्सीडेशन इज ए काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आउटर लेयर है वो टूट जाती है। ये ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, दिस कुड नॉट इंपैक्ट द रॉक अप टू द ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ तक ये रॉक को इंपैक्ट नहीं करती, ये सिर्फ बाहर बाहर से ही रॉक्स को इंपैक्ट करते हैं। सो इट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के कारण, जैसे ये पेड़ उग गया तो पेड़ ने चट्टान को तोड़ दिया। दूसरा, कई सारे जानवर होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, रोडेंट, टर्माइट्स, ये जो होते, दीमक जो होता है, और केचुए जो होते हैं, और चूहे जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो बायोलॉजिकली वेदरिंग हो गई। एक जानवर होता है यहां पर जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, हनी बेजर, जिसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है। इसे कबर बिज्जू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले कब्र से मुर्दे निकाल के बाहर ले आता था और उनको खाता था, इसलिए इसको कबर बिज्जू कहा जाता है। तो ये क्या, जब कब्र खोदकर मुर्दे निकाल ले तो आसानी से चट्टान तो तोड़ ही सकता है। तो इट इज दी बायोलॉजिकल वेदरिंग, कि जहां पर फ्लोरा और फ्योना मिलकर किसी माउंटेन को तोड़ दे, दैट इज दी बायोलॉजिकल वेदरिंग। यह है कबर बिज्जू। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मास के मूवमेंट के बारे में। जैसे ही वेदरिंग हुई, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के कारण जैसे पार्टिकल नीचे गिरता है, इस नीचे गिरने को हम बोलते हैं मास का मूवमेंट। तो इसी ये मास मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक तो स्लो मूवमेंट और दूसरा रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में क्या होता, धीरे धीरे पार्टिकल टूटकर गिरते रहते। कैसे, जैसे आपने किसी माउंटेन के पास देखा होगा कि ऐसे जैसा आटा होता है ना, आटे की तरह ऊपर से रॉक्स गिर रही है धीरे धीरे, बहुत मुलायम तरीके से, दैट इज दी स्लो मूवमेंट। और रैपिड मूवमेंट, लैंडस्लाइड, जो मैंने बताया ना, सडनली टूटकर नीचे गिरना। मास मूवमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो पार्टिकल की वेदरिंग हुई है वो वेदर्ड पार्टिकल डायरेक्टली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जैसे ही नीचे गिरेगा, उस नीचे गिरने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मास मूवमेंट। ठीक है, तो मास मूवमेंट कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पॉइंट जानना जरूरी था कि मास मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक तो स्लो मूवमेंट और दूसरा सडन मूवमेंट। तो जो सडन और रैपिड मूवमेंट होता है, रैपिड मूवमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया रॉक फॉल, जब बड़े बड़े पत्थर डायरेक्टली टूटकर रोड पर गिर जाते हैं, दैट इज द रॉक फॉल। और दूसरा जो होता है लैंडस्लाइड, जो कि हमारे हिमालय के कई सारे पार्ट्स में होती है, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन एरिया के अंदर भी पश्चिम घाट में कई जगह लैंडस्लाइड्स होती है, जिसे भूखनन भी शायद कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये होता है मास मूवमेंट। और यहां पर जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इट इज द डार्विन आर्क, जो गैलापेगोस आइलैंड है इक्वेडोर कंट्री के अंदर, जहां पर सबसे पहली बार डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। उसी गैलापेगोस आइलैंड के ऊपर एक आर्क बना था, जिस आर्क का नाम था डार्विन आर्क। और ये डार्विन आर्क का जो बीच वाला पार्ट है, ये टूटकर नीचे गिर गया। तो इसे क्या बोला, मास मूवमेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो पार्टिकल थे ये टूटकर कहां गिर गए, नीचे। तो इट इज द मास मूवमेंट। समझ में आया मास मूवमेंट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं इरोजन के बारे में।
पहली क्रोनोलॉजी देखें तो पहले तो पार्टिकल को हमने तोड़ के नीचे गिरा दिया। अब जैसे पार्टिकल नीचे गिरा तो अलग अलग एजेंट उसके ऊपर काम करेंगे। कुछ एजेंट्स जो होंगे वो एजेंट्स होंगे हवा, कुछ होगा पानी, पानी में भी एक सरफेस वाटर, एक ग्राउंड वाटर, एक सी वाटर, ठीक है, एक होगा ग्लेशियर जो कि आइस के फॉर्म में वाटर है। तो हवा और पानी दोनों मिलके जब किसी भी पार्टिकल को डिटेच करे, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके किसी दूर एरिया पर लेके जाए, उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। ये चट्टानों के ऊपर जितने भी रॉक्स होते हैं इनको अपने साथ बहाकर बड़े प्यार से दूर लेकर जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या फिर इरोजन। तो इरोजन की प्रोसेस ना तो अर्थ के इंटीरियर से होती है, इरोजन की प्रोसेस को करने के लिए कई सारे एजेंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्लेशियर, उसके बाद है तो रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, ग्राउंड वाटर जो कि ग्राउंड के अंदर चलता है, फिर सी वाटर एंड ग्लेशियर्स। तो दीज आर दी एक्सोजेनेटिक एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। अब यहां पर इरोजन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग वाटर, मतलब नदियां कैसे इरोड करती है। अब यहां पर देख रहे हो आप पूरे के पूरे रोड को तोड़ ले गई वो। सो इट इज द इरोजन बाय रिवर। रिवर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी के अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी भी लैंडफॉर्म के जियो मटेरियल को अपने साथ तोड़कर किसी दूसरे एरिया के अंदर लेकर जाए। एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये चीजें बताऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है नर्मदा। नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से जब नर्मदा निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है 1127 फीट की ऊंचाई से, और नर्मदा पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। जो रिवर्स होती है उन रिवर्स को हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। आई रिपीट, रिवर्स को हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। पहली स्टेज यूथ स्टेज, सेकंड मैच्योर स्टेज एंड थर्ड ओल्ड स्टेज। तो जब रिवर नर्मदा यहां से निकली थी तो ये जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था इसका, जहां पर वो सबसे पहली बार माउंटेन से उतरकर प्लेन वाले एरिया के अंदर ही, पठार से उतरकर प्लेन वाले एरिया के अंदर आई, उसके फ्लो का जो ग्रेडियंट था, उसके फ्लो का जो एंगल था, वो जहां पर जेंटल हुआ, उस एरिया को हम बोलेंगे यूथ। यूथ के बाद दूसरा मैच्योर एंड तीसरा ओल्ड। तो रनिंग वाटर जो होता है वो 3 कंडीशन में बहता है। पहला यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ स्टेज में नदी के पास इतना पानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज यहां पर कम होती है। यहां पर जो रिवर होती है वो पतली पतली नालियों में बहती है। जहां से गंगा नदी निकलती है ना, गंगा नदी गोमुख जो ग्लेशियर है जहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, वहां पर गंगा रिवर बहुत छोटी है। और आप देखना बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर नर्मदा बहुत बड़ी है, गंगा बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि यहां पर उससे कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिल गई। उसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी यमुना, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे पहली नहीं है पर सबसे बड़ी है, यमुना मिली, सोन मिली, टोन्स मिली, ठीक है। तो ये सारी रिवर जब इसमें मिली तो क्या हुआ, इसके अंदर पानी बढ़ता गया, गंगा का खुद का पानी और दूसरी छोटी छोटी नदियों का पानी। तो इस तरीके से ओल्ड स्टेज तक आते आते रिवर बहुत चौड़ी हो जाती है, ठीक है। बट यूथ स्टेज के अंदर रिवर के अंदर वाटर जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो हम बात करते हैं इरोजन कैसे करता है रनिंग वाटर। ये होती है यूथ स्टेज। यूथ स्टेज के अंदर जो रनिंग वाटर इरोजन करता है, और इरोजन करने के बाद यहां बनाता है अलग अलग लैंडफॉर्म, जैसे कि यूथ स्टेज के अंदर जो रनिंग वाटर लैंडफॉर्म्स बनाता है, उसमें सबसे पहला लैंडफॉर्म जिसे हम बात करेंगे दैट इज वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल होता है जलप्रपात। दूसरा प्लंज पूल, प्लंज पूल। थर्ड पोर्ट होल्स। अब ये क्या है, वाटरफॉल तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि जो पानी नीचे गिर रहा है, दिस वन इज योर वाटरफॉल। वाटरफॉल के बाद
आपने देखा होगा कई सारी वाटरफॉल आपने विजिट की होगी। वाटरफॉल का जो निचली भाग होता है, यहां पर जहां पर पानी सबसे पहली बार ऊपर से गिरता है, वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। गड्ढा तो बनेगा ही सही, जब ऊपर से इतने ऊपर से पानी रोज नीचे गिरेगा तो यहां पर क्या एक डिप्रेस्ड पार्ट बन जाता है। दैट डिप्रेस्ड पार्ट इज योर प्लंज पूल। ठीक है, प्लंज पूल हो गया। अब प्लंज पूल के बाद हम अगले बात करते हैं पोर्ट होल्स के बारे में। तो पोर्ट होल्स, एक मिनट, चेंज, पोर्ट होल्स की बात करते हैं। तो पोर्ट होल्स क्या होते हैं कि कई सारी जो नदियां होती है, उन रिवर्स जब वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ फ्लो करके जाती है, तो उसका जो बेड होता है जिस पर नदी बहती है, उस पर छोटे छोटे गोल गोल होल्स बन जाते हैं, इस टाइप के होल बन जाते हैं, जिन होल के अंदर कई सारे पत्थर घुस जाते हैं। इसे हम पोर्ट होल्स बोलते हैं। नदियां जब बहती है तो नदियों के रास्ते में छोटे छोटे पोर्ट होल्स बन जाते हैं। तो पोर्ट होल्स बनेंगे, प्लंज पूल बनेंगे, वाटरफॉल बनेगी इन दी यूथ स्टेज। यूथ स्टेज के बाद, ठीक, एक मिनट, वाटरफॉल, प्लंज पूल, और यही वाटरफॉल जब आगे जाएगी तो आगे जाकर ये बन जाएगी पोर्ट होल्स। अब पोर्ट होल्स के बाद नेक्स्ट आती है रिवर की मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज में क्या होता है, जब रिवर बहती है तो रिवर के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। अब जैसे वाटर का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है, वो फ्लड प्लेन एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रिवर के अंदर वाटर बढ़ गया, रिवर का फ्लड प्लेन एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर कोई वाटरफॉल नहीं होगी, यहां पर रिवर इस टाइप के शेप में बहेगी, और इस शेप को बोला जाता मियंडरिंग शेप। दिस वन इज योर मियंडरिंग शेप। इसके नोट्स जो है आपको आपकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो ये होता है मियंडरिंग शेप, जो रिवर की मेच्योर स्टेज के अंदर होता है। फिर इसके बाद जब रिवर ओल्ड स्टेज पर चली जाती है, रिवर उस एरिया पर चली जाती है जब नदी अपना अस्तित्व खत्म कर देगी, जब नदी समुद्र से जाकर मिलेगी। तो जब रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है और जैसे ओशन से मिलती है, उस ओशन से मिलने वक्त वहां पर बनता है डेल्टा। डेल्टा कहां बनता है, जब रिवर ओशन से जाकर मिल जाती है। जब रिवर के अंदर जितना भी फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर, वो मिट्टियां रिवर एक्यूमुलेट कर देती है, डिपॉजिट कर देती है समुद्र के पास, समुद्र के किनारे पर। तो यहां पर बन जाता है डेल्टा। ठीक है, और जब मियंडरिंग पाथ जो होता है वो बहुत ज्यादा मियंडर हो जाता है, तो ज्यादा मियंडरिंग हो जाने के कारण क्या होता है, एक लेक वहां से सेपरेट हो जाता है और रिवर डायरेक्ट बहने लग जाती है। दैट इज योर ऑक्सबो लेक। इस मियंडरिंग पाथ के कारण एक मियंडर का टुकड़ा टूट के बाहर आ गया, दैट इज योर ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक भी हमारे कब बनेंगे, ओल्ड स्टेज के अंदर। और ऑक्सबो लेक के अलावा जो डेल्टा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव टू, क्योंकि यहां पर कई सारी स्पीसीज मिलती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये कौन सी नदी से बना हुआ है और किस देश के अंदर है, इस बारे में आप लोग बताओगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है और कौन सी कंट्री के अंदर है। तो डेल्टा जो होती है, जहां रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करके समंदर से मिलती है, उस डेल्टा के बारे में हमने बात की। इट इज इन दी ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। डेल्टा के बाद आगे हम बात करते हैं इरोजन बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी इरोजन करता है। ग्राउंड वाटर जानते हो क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो ट्यूबवेल से निकल के बाहर आता है, ग्राउंड वाटर जो कुएं के अंदर, जो अंदर से एक्यूमुलेट होता है, दैट इज योर ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर भी कई तरीके के इरोजन करता है। पहले क्या होता है, जो सरफेस वाटर होता है, एक मिनट के लिए पहले हम देख लेते हैं। व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट इन द रॉक्स, इट इरोड द रॉक्स फ्रॉम इनसाइड एंड इट फ्लो हॉरिजॉन्टली एंड क्रिएट केव्स। मतलब ये जो पानी है, सरफेस वाटर जो है, जब परकोलेट होना, परकोलेट मतलब रिसना, जब परकोलेट होकर माउंटेन के नीचे चला जाता है, तो माउंटेन के नीचे जाने के बाद ये हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है, और हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है तो जमीन को अंदर से ही इरोड करता है, अंदर से खोखली बना देता है, होलो कर देता है। सो इट इज योर
ग्राउंड वाटर इरोजन। तो ग्राउंड वाटर इरोजन क्या होता है पहले देखते हैं। तो ग्राउंड वाटर मैंने बता दिया, व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट इन दी rocks and it erode the rocks from inside and it flow horizontally, जो horizontally आगे बढ़ता है ना कि वर्टिकल मैनर में, और जो केव्स का फॉर्मेशन करता है। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केव इज नोन एज स्पेलियोलॉजी। और यही अगर यदि ग्राउंड वाटर किसी लाइमस्टोन की रॉक के अंदर से परकोलेट होकर नीचे जाए और लाइमस्टोन की रॉक के अंदर जाकर अगर यदि केव्स का फॉर्मेशन करे तो उसे बोला जाता है कास्ट टोपोग्राफी। याद रखना, जब लाइमस्टोन की रॉक हो और लाइमस्टोन की रॉक के अंदर वाटर परकोलेट होकर उसको हॉरिजॉन्टली इरोड करे तो वहां पर बन जाएगी हमारी कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी इस तरीके की होती है। ये जो कुछ अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, फर्स्ट इज स्टेलेक्टाइट। ये स्टेलेक्टाइट कैसे बनता है? जब वाटर ऊपर से परकोलेट होता रहता है तो परकोलेशन के कारण कुछ पानी यहीं पर जम जाता है, तो यहीं पर जब वो जमता है तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना लेता है। जब वो स्ट्रक्चर ऊपर से लटकते रहे तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और जब पानी की बूंद जब नीचे गिरती जाती और नीचे गिरने के कारण वो एक तरीके का छोटा सा माउंटेन बना ले या फिर छोटा सा एक रेजिंग पार्ट बना ले तो इसको हम बोलेंगे स्टेलेगमाइट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वंस आस्क्ड इन योर एग्जाम। जिस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग यहां बैठे हो, जिसकी मेहनत कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट किस टाइप के इरोजन से बिलोंग करते हैं। सो इट इज द इरोजन ड्यू टू ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के अंदर हो रहे। कभी कभी क्या होता है कि जब वो परकोलेट होते वक्त इतना ज्यादा परकोलेट होता है कि मिट्टी पूरी जम जाती है और यहां पर बन जाता है पिलर। और जो पॉइंट जहां से वाटर परकुलेट होता है इसे हम बोलते हैं सिंक होल। सिंक होल वो पॉइंट होता है जहां से वाटर परकोलेट करके नीचे जाता लाइमस्टोन की रॉक के अंदर। जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, जो हैंगिंग टाइप में रहता है, जो लटकता रहता है, दैट इज योर स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज योर स्टेलेगमाइट। और जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जुड़ जाते तो इसको हम बोलते हैं पिलर। ठीक है, सो इट इज इरोजन ड्यू टू ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, इरोजन बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से सबसे ज्यादा तेज इरोजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, विंड जो है वो एयर स्टेट में है। ठीक है, बट ये जो आइस है, आइस इन दी सॉलिड स्टेट। तो जब सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी माउंटेन के ऊपर जाता है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है और उसी ज्यादा फ्रिक्शन के कारण वो उस माउंटेन का ज्यादा जियो मटेरियल निकाल के बाहर लेकर जाता है। सो दैट इज योर इरोजन बाय ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जब इरोड करता है तो यहां पर किस किस टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि जब जो ग्लेशियर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट इरोड करता है तो उस इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनते उनकी बात करते हैं। तो ग्लेशियर जब किसी एरिया के अंदर मेल्ट होते हैं या फिर ग्लेशियर जब टूट के नीचे आते हैं, जिसे हम एवेलांच भी बोलते हैं, तो एवेलांच जब आते हैं तो क्या होता है, वो जिस माउंटेन से टूट कर आ रहे उस माउंटेन को नुकीली कर देते और उस शार्प एज को बोला जाता है हॉर्न। इस शार्प एज को बोला जाता है हॉर्न। इसी शार्प एज के बाद यहां पर जो छोटा सा डिप्रेस्ड एरिया है, इस डिप्रेस्ड एरिया के अंदर जब पानी चला जाता है तो इस वाटर को बोला जाता है टार्न लेक। फिर कुछ होते हैं शर्क। जो शर्क होते हैं वो छोटे छोटे बाउल्स की तरह होते हैं, ये इस टाइप के, जो कि माउंटेन के ऊपर होते हैं। तो इन बाउल्स कैसे बनते हैं? जब ग्लेशियर्स एकदम पावरफुली स्लाइड करके नीचे जाएगा तो माउंटेन को तोड़ देगा। वो माउंटेन को तोड़, जैसे ग्लेशियर नीचे गया तो माउंटेन को तोड़ देगा, और जैसे माउंटेन को तोड़ेगा तो वहां पर क्या बन जाएंगे? शर्क। अगर इनको याद भी नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार देख लो शर्क। और जब शर्क के अंदर पानी चला जाएगा तो उसको बोलेंगे पेटरनोस्टर लेक। फिर यहीं पर कुछ वैली ऐसी होगी जो कि माउंटेन के ऊपर होगी, उन्हें हम हैंगिंग वैली बोलेंगे। वैली क्या होती है? एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है, या तो वैली वी शेप्ड होगी या यू शेप्ड होगी या आई शेप्ड होगी। तो जो वैली होती है, वैली जब माउंटेन के ऊपर बन जाती है ग्लेशियर्स के कारण, तो उन वैलीज को हम बोलेंगे, इन वैलीज को हम बोलेंगे हैंगिंग वैली। ठीक है, तो ये थे ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म जब ग्लेशियर ने इरोड किया। और इरोड करने के बाद जब ग्लेशियर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हुई, वो ग्लेशियर्स ने उन लैंडफॉर्म को जब डिपॉजिट करना स्टार्ट किया तो यहां पर बने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बना एस्कर, प्रोग्लेशियल लेक, आउटवॉश, डेल्टा एंड ड्रम्पलिन। ड्रम्पलिन आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ड्रम्पलिन आर लुक्स लाइक बास्केट ऑफ एग, जिसमें हम अंडे रखते हैं, जिस टोकरी के अंदर, उस टोकरी में रखे हुए अंडे की तरह दिखाई दे रहे हैं ड्रम्पलिन्स। ड्रम्पलिन्स क्या होते हैं? जो एस्कर के अंदर यहां पर पुश करके ग्लेशियर ने जिनको तोड़ा था, बड़ी बड़ी माउंटेन के ऊपर जैसे ग्लेशियर गया, तो जैसे उसने माउंटेन को तोड़ा तो उस टूटे हुए पार्ट को उसने निचले एरिया के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो यहां पर बने ड्रम्पलिन्स। तो जो ड्रम्पलिन्स होते हैं, इट लुक्स लाइक बास्केट ऑफ एग। अगेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। आपकी एनडीए की एग्जाम में 2021-2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी किससे रिलेट करता है? तो इट रिलेट विथ ड्रम्पलिन्स। ठीक है, ड्रम्पलिन्स के बाद ये था हमारा ग्लेशियर का इरोजन, कि ग्लेशियर्स कैसे इरोड करते हैं और ग्लेशियर्स कैसे डिपॉजिट करते हैं। अब ग्लेशियर के बाद अगले इरोजन की बात करते हैं, इट इज इरोजन बाय सी वेव्स। तो समुद्र की जो लहरें आती है, समुद्र की लहरें यहां पर कई सारे जो बीचेस होती है, इन बीचेस को इरोड करके अपने साथ साथ लेकर जाती है। यहां पर जो क्लिफ होती है, जो माउंटेन होती है, इन माउंटेन के ऊपर जब समुद्र के तेज झोंके गिरते हैं तो इसके पार्टिकल को तोड़ देते हैं। वो पार्टिकल को तोड़ने के बाद जो समुद्र की हवाएं, जो समुद्र का पानी है, वो अपने साथ साथ वापस इनको लेकर जाता है। सो इट इज द इरोजन बाय सी वेव्स। तो जब इरोजन होता है क्लिफ का और शोर लाइन का, तो कई सारे सैंडबार्स बन जाते हैं, जो समुद्र के अंदर रेत से छोटे छोटे सैंडबार्स बन जाते हैं। तो ये जो सैंडबार्स हैं, ये सैंडबार्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं सुनामी से और साइक्लोन से। जब तेज मैग्नीट्यूड के साथ सुनामी समुद्र के अंदर जन्म लेता है और वो हमारी तरफ बढ़ता है, तो उससे हमको सैंडबार्स बचाते हैं। जब सुनामी के अलावा जो दूसरा होता है साइक्लोन, जब साइक्लोन डीप डिप्रेशन के साथ अर्थ कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करता है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है और यहां पर साइक्लोन बना और ये इंडिया की तरफ मूव करने लगा, तो यहां पर बने हुए सैंडबार्स हमें उससे बचाएंगे। अगर इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आई है तो इस सुनामी से भी हमको ये सैंडबार्स बचाएंगे। बचाएंगे तो नहीं, पर उसकी स्पीड को कम कर देंगे। सुनामी के अलावा, इस सैंडबार के अलावा जैसे सुनामी आगे बढ़ेगी तो हमारे कोस्टल एरिया के ऊपर जो मैनग्रूव्स के फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है मैनग्रूव के, वो मैनग्रूव के फॉरेस्ट हमें बचाएंगे। मैनग्रूव्स, सैंडबार, ठीक है। तो इनसे हमें कौन प्रोटेक्शन किन चीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें सुनामी से एंड साइक्लोन से, ठीक है। एंड इट इज द इरोजन बाय सी वेव्स। तो सी वेव्स क्या करती है? क्लिप्स को इरोड करती है, शोर लाइन को इरोड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इरोजन बाय विंड्स। विंड्स भी उसी तरीके से इरोजन करती है जिस तरीके से इरोजन्स बाकी के सारे लैंडफॉर्म करते हैं। विंड्स भी जब किसी एरिया के अंदर तेजी से चलते बवंडर, तो क्या करते हैं? उस एरिया की अंदर की जो माउंटेन्स है, उन माउंटेन को छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर लेके जाते हैं। वो जो पार्टिकल्स नहीं टूटे उनको रेगुलर फ्रिक्शन से तोड़ देते हैं। सो दैट इज द विंड इरोजन। तो विंड इरोजन इज अ डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीडिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स बाय विंड। विंड के थ्रू जो रीडिपोजिशन होता है, दैट इज द विंड इरोजन, ठीक है। और विंड इरोजन को एओलिन इरोजन भी कहा जाता है। और एओलिन इरोजन जब किसी एरिया के अंदर होता है, जो सोइल की टॉपमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो क्रस्ट की टॉपमोस्ट लेयर होती है जिसे हम सोइल बोलते हैं, इट इज द फर्टाइल लेयर, जिसके अंदर हम खेती करते हैं, जिसके अंदर की हुई खेती के कारण देश के सारे किसान अपना घर चलाते हैं, जिसके कारण सारे हम लोग हमारे घर में बैठकर खाना खाते हैं। जब हवाएं चलती है तो उस टॉपमोस्ट लेयर को उड़ाकर लेकर जाती है। तो ये क्या करती है? सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। सोइल की जो अल्टीमेट फर्टिलिटी है, वो अल्टीमेट फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है इससे। फिर इसके बाद आता है हमारा ये जो विंड इरोजन है। विंड इरोजन सबसे ज्यादा होता है डेजर्ट्स के अंदर, क्योंकि डेजर्ट के अंदर क्या होता है? प्लेन एरिया होता है, सिर्फ और सिर्फ सैंड ड्यून्स बने होते हैं। तो सैंड ड्यून्स फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाते, एक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर पाते विंड्स के लिए। और जब विंड्स के लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो विंड्स तेजी से जाएगी, वो तेजी से जाएगी। तो जो डेजर्टिक एरिया है, उन डेजर्टिक एरिया के अंदर विंड का इरोजन बहुत ज्यादा होगा। विंड इरोजन के बाद ये इस टाइप से विंड का इरोजन होता है। जब जो डेजर्ट्स होते हैं, इन डेजर्ट्स के अंदर से जब विंड ब्लो करती है तो अलग अलग तरीके से सैंड ड्यून्स बनाती है, और इन्हीं सैंड ड्यून्स के बनने को हम बोलते हैं बारखान टोपोग्राफी।
ठीक है। जो विंड सैंड ड्यून्स बनाती है, इन सैंड ड्यून्स को हम बोलते हैं बारखान टोपोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये जो सैंड ड्यून्स है ये अलग अलग, आज यहां है कल कहीं और चले जाएंगे। जब भी आप कभी भी डेजर्ट के अंदर जाओ, तो जैसे हम जंगल में जाते हैं, कभी भटक न जाए तो निशानी के तौर पर हम रास्ते याद करते हैं ना, वैसे मरुस्थल में जाओ तो कभी डेजर्ट को याद मत रखो निशानी के तौर पर। क्यों? क्योंकि घंटे घंटे के अंदर हवाएं इन डेजर्ट, इन सैंड ड्यून्स को एक एरिया से दूसरे एरिया शिफ्ट कर देती है। वो शिफ्ट करने के बाद जो डेजर्ट्स बनते हैं, उनको जो मरुस्थल बनते हैं, जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, उन्हें हम बारखान्स कहते हैं। ठीक है। और ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि रॉकी डेजर्ट्स के अंदर बनता है, इसे हम इंसलबर्ग कहते हैं। इंसलबर्ग में क्या होता है, पहले बड़ी माउंटेन होती है, वो धीरे धीरे इरोड होकर पहले इतनी बड़ी थी, फिर इरोड होकर छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, और लास्ट में जाकर ये क्या बची, सिर्फ और सिर्फ एक पिलर। वो धीरे धीरे पिलर भी टूटकर नीचे गिर जाएगा। सो इट इज द इंसलबर्ग विच इज क्रिएटेड बाय विंड इरोजन। इंसलबर्ग से पहले यहां पर हमने देखा इट इज द मशरूम रॉक। पहले ये चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी थी, बट धीरे धीरे जब नीचे से हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इसको नीचे से इरोड करती है। वो इरोड करने के कारण क्या होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेती है, एंड दिस इज योर मशरूम रॉक। विंड इरोजन क्लियर हुआ। विंड इरोजन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपोजिशन की। तो डिपोजिशन में क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स है जिन्होंने इरोजन किया, जैसे कि ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर एंड विंड्स, वही सारे के सारे जब अपने साथ जिन पार्टिकल को उन्होंने कैरी किया है, जिसको इरोड करके लेकर आए, जब उसे डिपॉजिट कर देते हैं, तो डिपॉजिट करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। अगर किसी भी पार्टिकल का इरोजन हुआ है तो उसका डिपोजिशन तय है। अगर किसी भी एरिया का इरोजन हुआ है तो उसी एरिया पर डिपोजिशन भी बिल्कुल तय है। और ये जो डिपोजिशन होता है, ये डिपोजिशन ऐसे होता व्हेन इरोजनल एजेंट लॉस देयर एनर्जी। जो इरोजनल एजेंट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही खत्म होती है, कि जैसे नदी यहां से बहाकर ला रही है और जैसे नदी ने फ्लैट एरिया में आई, अब वो फर्दर नहीं बहा सकती, तो यहां पर वो डिपोजिट कर देगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका डेल्टा। तो जब रिवर जो है, रिवर की पावर खत्म हो जाती है, जैसे वो समुद्र से मिलती है, तो वहां पर डेल्टा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो इरोजन करेगा वही डिपोजिशन भी करेगा। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक पहले हम छोटा सा ब्रीफ रिवीजन देखते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। पहले हम बात करी एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स किसके बारे में। ये एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मिलकर अर्थ की क्रस्ट को मॉडिफाई करते हैं, जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, डायस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मीनिंग सडन मूवमेंट, डायस्ट्रोफिज्म मीनिंग स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एपिओरोजेनिक और दूसरा ओरोजेनिक। एपिओरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, वर्टिकल मूवमेंट, और ओरोजेनिक को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन कौन से पार्ट थे ओरोजेनिक में? हमारा कॉम्प्रेशनल फोर्स एंड टेंशनल फोर्स। फिर हमने अलग अलग फोल्ड देखे। फिर हमने बात की थी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, उसमें हमने वेदरिंग को देखा, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। उसके बाद हमने मास मूवमेंट देखा, स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट। फिर हमने इरोजन देखा, इरोजन बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड्स एंड वेव्स। और फिर हमने बात की डिपोजिशन की। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर था, ये मिलकर हमारी अर्थ को मॉडिफाई करता है। हमारे जो ग्लोब है उस ग्लोब के अंदर चेंज लाता है। कहीं पर माउंटेन निकल रही है या फिर ज्वालामुखी से लावा निकल के सॉलिडिफाई होकर एक नया माउंटेन बना रहा है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड होकर टूट रहा है। तो एक तरफ तो माउंटेन बन रही है या फिर एक तरफ तो नया लैंडफॉर्म बन रहा है वोल्केनो के लावा के ठंडा होने के कारण, वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड होकर वही बना हुआ लैंडफॉर्म टूट रहा है। तो क्या हो रहा? इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक ने आपस में बैलेंस कंडीशन बनाकर रखी है। इंडोजेनेटिक भी उतना इक्वल है और एक्सोजेनेटिक भी उतना ही इक्वल है। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मिलकर हमारी अर्थ की क्रस्ट को मॉडिफाई करते हैं, जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी कहते हैं, जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर देखा। अब हम यहां उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है? पुराने वीडियो लेक्चर के अंदर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मेजर प्लेट है और कौन सी माइनर प्लेट है। नाजाका इज द माइनर प्लेट, अरेबिया इज द माइनर प्लेट, फिलीपींस इज द माइनर प्लेट, बट एंटार्क्टिका इज वन आउट ऑफ दैट 7 मेजर प्लेट्स।
जो 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स थी, उन 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स के अंदर एक थी एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका मस्ट बी योर आंसर, शुड बी योर आंसर। एंड ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में पूछा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, पुराने लेक्चर के अंदर जो चीजें आपने देखी है, वो चीजें अगर आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आपको इन लेक्चर को शांति के साथ आराम से पूरा पूरा देखना है। नोट्स बनाने अपने खुद के, जहां आपको लग रहा है वहां पोस्ट कर करके नोट्स लिखने हैं। बाकी मैंने खुद भी कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो कि इस लेक्चर के दौरान आपको मिलेंगे। पुराने में भी कुछ पीडीएफ्स मैंने आपको प्रोवाइड की, उन सारी चीजों को आपको देखना है। आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व होंगे, आई गारंटीड कि आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बस आप पूरी सादगी के साथ इन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोवियन प्लैनेट आर रिप्रेजेंटेड एज द प्लैनेट। हमने बात की थी, कुछ प्लैनेट्स थे दैट आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, कुछ प्लैनेट्स थे जो कि जोवियन प्लैनेट्स थे। तो जोवियन प्लैनेट्स जो थे वो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर के थे। वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सन के बाद के जो 4 प्लैनेट थे दैट आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और यहां पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये सब एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर के हैं। तो क्वेश्चन है, जोवियन प्लैनेट आर रिप्रेजेंटेड एज द प्लैनेट बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, तो इट इज रॉन्ग। आफ्टर एस्टेरॉइड बेल्ट, जोवियन प्लैनेट हमेशा इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर के ही होते हैं। सो बी विल बी योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये हमने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट के कारण इनमें से कौन सा चेंज नहीं आता है? तो टेक्टोनिक प्लेट के कारण अर्थक्वेक आता है, जैसे कि मैंने सैन एंड्रियास के बारे में बताया था। वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब अंदर से लावा जो होता है बाहर निकल के आता है टेक्टोनिकली, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। ओशियनिक ट्रेंच का फॉर्मेशन भी इसी टेक्टोनिज्म के कारण होता है। बट ओशियन करंट्स आर इंटायरली अ डिफरेंट फिनोमिना। ओशियन करंट्स, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ओशियन करंट्स आर पार्ट ऑफ ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी के अंदर टेक्टोनिज्म नहीं आता। तो विच वन इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी इज द ओशियन करंट। सो योर आंसर विल बी द ओशियन करंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ। थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में बात की कि स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर किस टाइप के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिस्टलाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। हाइड्रेशन causes granular disintegration. Frost action is synonymous with freeze thaw. इनमें से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन मैं खुद बताता हूं। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वाटर जो था वो आइस में कन्वर्ट हुआ। फ्रोस्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल वेदरिंग के अंदर, तो फ्रोस्ट के अंदर वाटर कन्वर्ट हुआ आइस में, और फिजिकल वेदरिंग को ही हम मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो A1 इज द करेक्ट। बी, हाइड्रेशन कॉजेज ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। हाइड्रेशन में क्या हुआ, उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्सपांड हुआ और वो डिसइंटीग्रेट हुआ। सो बी विल बी द करेक्ट। सी, फ्रोस्ट एक्शन के कारण आइस थो हुआ, मतलब कि दोनों तरफ प्रेशर लगा, और प्रेशर लगने के कारण भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो 1, 2 एंड 3, दिस 3 आर दी करेक्ट। तो यहां पर आंसर होगा हमारा डी। ये भी हमारी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन की बात की थी। क्रिस्टलाइजेशन को हमने देखा था पानी को बर्फ में कन्वर्ट हो जाने के कारण। फिर हमने हाइड्रेशन की बात की थी और फ्रोस्ट की भी बात की थी। सो दिस 3 विल बी द आंसर रिलेटेड टू द वेदरिंग। नेक्स्ट, बास्केट ऑफ एग किस टाइप की टोपोग्राफी को कहा जाता है? एक बार पीछे जाओ। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहा जाता है ग्लेशियर से बनने वाली, जिसे हम ड्रम्पलिन्स कहते हैं। मैंने बोला था कि सर के पास से टूटकर जो नीचे जाएगा और किसी एरिया में जब डिपॉजिट हो जाएगा, तो जो उल्टी नाव जैसे जो रखे थे, दैट आर दी ड्रम्पलिन्स। ड्रम्पलिन ऑफ एग इज बास्केट एग टोपोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी किस प्लैनेट की सबसे ज्यादा है? तो इट इज आर अर्थ। अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अर्थ के ऊपर ही जीवन है और अर्थ एक
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो यहां का आंसर होगा अर्थ। बाकी की जो प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर, इनकी भी डेंसिटी में मर्क्यूरी की डेंसिटी भी लगभग अर्थ के इक्वल है, वीनस की डेंसिटी भी लगभग अर्थ के इक्वल है, बट जुपिटर की डेंसिटी काफी कम है बिकॉज जुपिटर इज अ जोवियन प्लैनेट एंड जुपिटर इज अ गैसियस प्लैनेट। तो अर्थ की डेंसिटी इनके कंपेयर में ज्यादा है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी? कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया है? एक आर्टिफिशियल आइलैंड, एक तो नेचुरल आइलैंड होता है जो खुद बनता है, आर्टिफिशियल आइलैंड जैसे इंडिया का आर्टिफिशियल आइलैंड है बॉम्बे हाई, जो महाराष्ट्र से 70 किलोमीटर वेस्ट में है। बॉम्बे हाई वो एरिया है जहां समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है। तो वही एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड किस कंट्री ने बनाया है एनर्जी के लिए? तो इट इज द डेनमार्क। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड? तो कंट्री ऑफ विंड इज अगेन डेनमार्क, बिकॉज जो डेनमार्क है, डेनमार्क की 100 आउट ऑफ मोर देन 50% जो एनर्जी है वो एनर्जी विंड मिल से आती है। तो कंट्री ऑफ विंड कहा गया है डेनमार्क को। एनडीए 2021, एनडीए 2021 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिया था और ये क्वेश्चन मुझे पता था आपने कल भी सही किया, और आज भी सेम क्वेश्चन आपसे है कि वर्टिकली अर्थ के इंटीरियर की सारी डिसकंटिन्यूटीज को आपको बताना है कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी यहां पर होगी। हमारी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत रिलेवेंट टॉपिक था जो हमने तब पढ़ा था और उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में करना है, जो कि आप लोग सही करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस नंबर ऑफ आइलैंड्स? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि कई सारे आइलैंड से मिलकर बनी है? फिलीपींस बिल्कुल बनी है, जापान बिल्कुल आइलैंड से, होकाइडो, होन्जू आइलैंड, इंडोनेशिया बिल्कुल, एंड साउथ कोरिया भी एक आइलैंड कंट्री। बट इंडोनेशिया है 17,000 आइलैंड्स। इंडोनेशियन जो आर्चिपेलागो है, उस आर्चिपेलागो के ऊपर 17,000 आइलैंड्स है। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, जो कि जावा के ऊपर है, जावा आइलैंड के ऊपर, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब में आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण अलग अलग जगह की बर्फ मेल्ट हो रही है, और जब वो बर्फ मेल्ट हो रही है तो पानी समुद्र में ऐड हो रहा है। तो समुद्र में ऐड होने के कारण क्या, वाटर का लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल राइजिंग हो रही है। तो सी लेवल राइजिंग जो होती है उसके कारण जो इसका जो एरिया है, जो इसकी कैपिटल है जकार्ता, वो धीरे धीरे डूबने लगी है। इसीलिए इनने एक प्रपोजल रखा है कि अब जो कैपिटल है इंडोनेशिया की जकार्ता, उसे शिफ्ट किया जाएगा बोर्नियो के अंदर। बोर्नियो के अंदर दूसरी कैपिटल रखी जाएगी बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। तो इंडोनेशिया इज द कंट्री विथ नंबर्स ऑफ आइलैंड एंड दैट आर दी मोर देन 17,000 आइलैंड्स। क्यों इतने यहां पर है? बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ये है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है उसके बारे में कल हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। जब हम बात करेंगे, सॉरी कल साइक्लोन के बारे में नहीं बात करेंगे, कल हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में और सुनामी के बारे में। तो वहां पर हम बात करेंगे रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सपांड। जब वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें कई सारे मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सपांड हो जाते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपांड होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। आपकी एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा था, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करके आया। तो एक बार अगेन वापस से पीडीएफ को रिवाइज करना, आप इसको चेक करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर को चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यहां पर हाइड्रेशन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड एक्सियल प्लेन इज हॉरिजॉन्टली फाउंड हॉरिजॉन्टली। हमने 3 फोल्ड देखे थे, एक सिमेट्रिकल फोल्ड, एक एसिमेट्रिकल फोल्ड और एक रिकम्बेंट फोल्ड। और रिकम्बेंट फोल्ड के अंदर जो एक्सियल बेंड था, वो एक्सियल बेंड पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल था। सो योर आंसर विल बी दी रिकम्बेंट फोल्ड। तो रिकम्बेंट फोल्ड यहां पर हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस देखी। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर सारे एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस देखे, उनसे रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन आए पिछले 2018 से लेके तो 2021 तक। हमारी एग्जाम के अंदर 2.5 साल के अंदर 8 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से पूछे गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आप रुक रुक कर अगेन चेक कीजिएगा, और अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को अगले दिन क्लियर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।